वो कहते हैं ना कि जिंदगी वह खाक जिसका मौत ही अंजाम है, जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो 1857 के विद्रोह के उन वीर सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटे, जहाँ एक से बढ़कर एक नाम, एक से बढ़कर एक वीरता। और ख़ास करके आज का वीडियो 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान को समर्पित है कि बिहार में किस प्रकार से यह आंदोलन उग्र रूप से बढ़ा या विद्रोह किस तरह से फलीभूत हुआ और किस प्रकार से बिहार के विद्रोहियों ने देश में अपना परचम लहराया और अपनी वीरता की गाथा गाने पर लोगों को मजबूर कर दिया। बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है और उसी क्रम में 1857 के विद्रोह में आज हम बिहार में क्रांतिकारियों के योगदान की चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के साथ साथ बीपीएससी के मूल सिलेबस या फिर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और एक ही वीडियो में आज के इस मैराथन क्लास में मैं आपको 1857 की क्रांति और उस क्रांति में खास करके बिहार के योगदान से संबंधित ऐसे अनकहे अनसुने किस्सों को हम लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़ी शांति से, प्रेम से लास्ट तक देखिएगा और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाने वाला 1857 का विद्रोह किसे पता नहीं होगा। और इसमें मंगल पांडे का नाम कौन भूल सकता है, जिसने बैरकपुर छावनी से अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अंग्रेज अधिकारी भले ही इस आग को भड़कने से पहले दबाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन इसकी चिंगारी इतनी ज्यादा फैली कि इसने एक नए किस्म के विद्रोह को जन्म दे दिया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857। जी हाँ, भले ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके द्वारा जलाई गई मशाल इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली थी, क्योंकि कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह विधिवत कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857। यानी कि विधिवत कहने का मतलब कब से एग्जैक्टली यह माना जाता है कि यह विद्रोह कब से शुरू हुआ। तो 1857 का जो आंदोलन था अंग्रेज सरकार के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम बन गया, जो 10 मई 1857 ईस्वी को विधिवत मेरठ से शुरू हुआ। यह आग धीरे धीरे मेरठ के बाद कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली होते हुए अवध के रास्ते बिहार की सरहद में भी प्रवेश कर गई। एक सैनिक विद्रोह का रूप स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल जाएगा, यह अंग्रेजों ने तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मेरठ। जी हां, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 1857 में यह शुरू हुआ भले ही मेरठ से, लेकिन शुरुआत भले ही इस आंदोलन की मेरठ से हुई, लेकिन यह व्यापक रूप से उत्तर भारत के बड़े हिस्से के साथ साथ बिहार में भी व्यापक रूप से यह फैला था। हमारा अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जून 1857। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत उस समय जो संयुक्त बिहार था, तत्कालीन बिहार, यानी कि आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बिहार जो बिहार है, या उस समय बिहार भी यही था और झारखंड भी वो उस समय अविभाजित था। तो हमें बिहार का मतलब यहाँ संयुक्त बिहार से लेना है, न कि अभी वर्तमान के बिहार से। अनडिवाइडेड बिहार की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त बिहार की बात कर रहे हैं। और संयुक्त बिहार यानी कि बिहार और झारखंड के हिस्सों को जोड़ करके आप उस समय को इसे देखना पड़ेगा। और इस संयुक्त बिहार में 12 जून 1857 को 1800 इस क्रांति की शुरुआत हुई। हमारा अब अगला सवाल है,
बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा देवघर जिले के रोहिणी गांव से। जी हां दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति तत्कालीन देवघर जिला या देवघर जो भी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, मैंने पहले ही बताया कि हमें संयुक्त बिहार पर फोकस करना है, तो देवघर जिले के में जो रोहिणी गांव था, वहां के रोहिणी गांव में ही सैनिकों के विद्रोह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी गांव में किसका मुख्यालय था? तो इसका राइट आंसर होगा 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जी हां दोस्तों, देवघर के रोहिणी गांव में अंग्रेजी सेना की यानी अंग्रेजों की जो सेना थी उसकी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। वहीं के सैनिकों ने इसमें विद्रोह शुरू किया और इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार का जो विद्रोह शुरू हुआ है वह रोहिणी गांव से हुआ है। हमारा अगला सवाल है, देवघर के विद्रोह में शामिल मुख्य सैनिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो। जी हां दोस्तों, देवघर में विद्रोह की जो शुरुआत हुई वह सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें आम लोग भी जुड़ते चले गए, राजा लोग भी जुड़े, जमींदार भी जुड़े और व्यापक रूप से फैला था। विद्रोह भले ही असफल हो गया हो, हम उस समय आज़ादी की जंग नहीं जीत पाए हों, लेकिन फिर भी देवघर में उसी तरह से जो विद्रोह की शुरुआत हुई वह सैनिकों ने ही की। रोहिणी के अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो ने बगावत शुरू कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर विद्रोह में किनकी हत्या की गई? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। जी हां दोस्तों, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो ने बगावत करके 2 अंग्रेज अफसरों को मार डाला। 2 अंग्रेज अफसर मारे गए इसमें, और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट थे नॉर्मन लेस्ली। नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट थे अंग्रेजी सेना में, और डॉक्टर ग्रांट जो थे वो सहायक सर्जन थे। इनकी हत्या की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो को फांसी की सजा कब दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 16 जून 1857। जी हां दोस्तों, अंग्रेज अफसरों की हत्या के कारण इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 16 जून 1857 को इन तीनों सैनिकों को आम के पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई। लेकिन इसके बाद बिहार में क्रांति की शुरुआत होती है जो पूरे बिहार में फैल जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर मैकडोनाल्ड। जी हां दोस्तों, देवघर विद्रोह के समय मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा जो है इस विद्रोह को काफी सख्ती से कुचला गया। इसीलिए खौफ पैदा करने के लिए ही तीनों सैनिक जो थे, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो, इनको फांसी की सजा दी गई थी। और आम के पेड़ से लटकाकर फांसी देने का मतलब ही था कि सभी लोगों में खौफ पैदा हो कि वह फिर आगे विद्रोह न करें। लेकिन विद्रोह की आग रुकने वाली कहाँ थी? हमारा अगला सवाल, अब पटना में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 3 जुलाई 1857। जी हां, 16 जून को तो वहां आग जो भड़की फांसी देने से, तो पटना में भी इधर जो विद्रोह था वो शुरू हो गया। देवघर के सैनिक विद्रोह ने बिहार में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी और इसका असर पटना पर भी पड़ा और 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा पीर अली। जी हां दोस्तों, अब विद्रोह सैनिक विद्रोह से अलग रूप में सामने आ रहा था और पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, सैनिकों का भी नेतृत्व किया और पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर अली पेशे से क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तक विक्रेता। जी हां दोस्तों, पीर अली पेशे से बुक बाइंडर थे, यानी कि पुस्तक विक्रेता थे। बुक बाइंडिंग का काम भी वो करते थे। अर्थात अब एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो सैनिक विद्रोह का जो यहाँ टर्म कंडीशन चल रहा था कि सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया उस समय, अब धीरे धीरे क्या है कि नॉर्मल आम जनता भी विद्रोह की ओर उत्सुक हो रही थी और वह भी अब अंग्रेजों का मुकाबला करने के प्लानिंग्स बना रही थी। इसी क्रम में पीर अली का नाम आता है कि उन्होंने पटना में विद्रोह को आगे बढ़ाया और आम जनता भी विद्रोह में भाग लेने लगी। हमारा अगला सवाल है, पीर अली के साथ कितने सैनिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 200 से अधिक। जी हां दोस्तों, 3 जुलाई 1857 को 200 से अधिक हथियारबंद क्रांतिकारी पीर अली के नेतृत्व में मुल्क को गुलामी की जंजीर से आजाद कराने के लिए निकल पड़े थे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है,
पीर अली के विद्रोह में किसकी हत्या की गई, यानी कि पीर अली ने जो विद्रोह किया था जो पटना में, तो उसमें मूल रूप से किसकी हत्या हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अफीम व्यापार का एजेंट था आर लायल, उन्हीं की हत्या की गई थी। 3 जुलाई 1857 वाले विद्रोह में पीर अली और उनके साथियों से युद्ध में अफीम व्यापार का एजेंट था डॉक्टर आर लायल, इसी को मारा गया था और इसका इल्जाम जो है पीर अली पर लगा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा कमिश्नर टेलर। जी हां दोस्तों, कमिश्नर टेलर जो पटना डिवीजन के कमिश्नर थे उस वक्त, और इन्होंने इस विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया। विलियम टेलर उस समय पटना डिवीजन का कमिश्नर था। पीर अली पर हत्या का आरोप लगाकर, चूंकि इन्होंने डॉक्टर आर लायल जो अफीम व्यापार का एजेंट था उनकी हत्या की थी, तो पीर अली पर उसी हत्या का आरोप लगाकर उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें तथा उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी कमिश्नर टेलर के ही नेतृत्व में। हमारा अगला सवाल है, पीर अली को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 7 जुलाई 1857। जी हाँ दोस्तों, पीर अली पर जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पीर अली के घर को भी नष्ट कर दिया गया और कुल पीर अली के साथ में 17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 17 लोगों को, और 17 लोगों को फांसी सजा सुनाई गई, लेकिन 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दी गई तो टोटल 17 लोगों को नहीं दी गई, 14 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जुलाई को पीर अली समेत कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई? तो अभी इसका जवाब मैंने तुरंत पहले ही देने की कोशिश की है कि 7 जुलाई को पीर अली के साथ टोटल 17 में से 14 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। 17 टोटल थे, उसमें नामित अभियुक्त जिनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसमें से 14 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जो अगर आप नाम जानना चाहेंगे तो उनके नाम क्रमशः घासीटा, खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, मदुआ, काजिल खान, रमजानी, पीर बख्श, वाहिद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर और असरार अली, इन 13 लोग और एक साथ में पीर अली, कुल मिलाकर के 14 लोगों को 7 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिस अली ब्रिटिश सेना में किस पद पर कार्य कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा तिरहुत जिले में पुलिस जमादार थे। जी हाँ, पटना के कमिश्नर एस टेलर का यह मानना था कि बिहार में क्रांति का प्रसार निश्चित रूप से होगा। जो कमिश्नर थे एस टेलर पटना में उस समय, वो मान रहे थे जिस तरह से बिहार में विद्रोह बढ़ रहा था तो उनको लग गया था कि बिहार में क्रांति जरूर फैलेगी, इसीलिए उसने वहां सीआईडी का जाल बिछा दिया। उसी समय उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि वारिस अली तिरहुत जिले में पुलिस जमादार के पद पर होकर भी ब्रितानियों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने क्रांतिकारियों से संबंध स्थापित कर रखा था। तो ये जो वारिस अली थे तिरहुत जिले में उस समय पुलिस जमादार थे, लेकिन क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और ब्रितानियों का विरोध कर रहे थे। उनकी गुप्त सूचनाएं इधर क्रांतिकारियों को वो समर्पित कर रहे थे। तो वारिस अली का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, वारिस अली को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1857। जी हाँ दोस्तों, एक सरकारी पदाधिकारी अगर विद्रोहियों का साथ दे रहा है तो सरकार की दृष्टि में यह राजद्रोह था। तो उसी तरह से वारिस अली जो थे वो तो ब्रिटिश सेना में ही कार्य कर रहे थे पुलिस जमादार के रूप में, लेकिन यह क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। तो सरकारी पदाधिकारी अगर विद्रोहियों का साथ दे रहा है तो सरकार की दृष्टि में, यानी कि अंग्रेज सरकार की दृष्टि में यह राजद्रोह था। अतः सरकारी आदेश से उनके मकान को घेर लिया गया और 23 जून 1857 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा अगला सवाल है, गिरफ्तारी के वक्त वारिस अली किसे पत्र लिख रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा गया के क्रांतिकारी अब्दुल करीम को। जी हां दोस्तों, जिस वक्त अंग्रेज सैनिक उनके मकान को घेर कर उन्हें गिरफ्तार करने अंदर गए, उस समय भी वो गया के अली करीम नामक एक क्रांतिकारी थे, उनको पत्र लिख रहे थे। इस छापे में उनके घर से बहुत ही आपत्तिजनक पत्र भी प्राप्त हुए, जो कि सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक थे, क्योंकि वह क्रांतिकारियों को समर्पित या क्रांतिकारियों से रिसीव किए गए पत्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिस अली को गिरफ्तार करके किसके पास भेजा गया? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर होम्स। जी हां दोस्तों, 23 जून 1857 को जब वारिस अली के घर से जो आपत्तिजनक पत्र प्राप्त हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं को आधार मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करके और मेजर होम्स के पास भेज दिया गया। हमारा अगला सवाल, मेजर होम्स ने
वारिस अली पर मुकदमा चलाने के लिए उसे कहां भेज दिया? तो इसका राइट आंसर होगा पटना कचहरी के कमिश्नर के पास। जी हाँ दोस्तों, मेजर होम्स ने भी उन्हीं सबूतों को आधार मान लिया, क्योंकि वो पत्र थे और स्पष्ट पत्र थे, तो उनको आधार मानते हुए वारिस अली को दानापुर कोर्ट के कमिश्नर थे उस समय, उन्हीं के पास वह भेज दिया। पटना कचहरी के जो दानापुर मतलब कोर्ट के जो कमिश्नर थे वहां उनके पास भेज दिया और वहां पर उन पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन सारे सबूतों के आधार पर उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। हमारा अगला सवाल है, वारिस अली को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 6 जुलाई 1857। जी हां दोस्तों, वारिस अली को सजा जब सुनाया गया तो 6 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वारिस अली अपने वतन को बहुत प्यार करते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। उन्होंने कंपनी में नौकरी कब ज्वाइन की थी इस बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वारिस अली की कुर्बानी के बाद पूरे प्रांत में क्रांति की लहर दौड़ गई और इसी के अगले दिन 7 जुलाई को पीर अली को पटना में फांसी दी गई थी। जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई को, लेकिन उसके जस्ट एक दिन पहले ही वारिस अली को 6 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। इसीलिए वारिस अली से जुड़े हुए सवालों को मैंने यहां आपके लिए लाया था। हमारा अगला सवाल है, पीर अली के बाकी 3 साथियों पैगंबर बख्श, घसीटा डोमेन और कल्लू खान को पटना में कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 13 जुलाई 1857। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीर अली समेत 17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मतलब पीर अली के साथ मिलाकर के कुल 17 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 14 लोगों को तो 7 जुलाई को ही फांसी दे दी गई थी पीर अली के साथ में। बाकी बचे जो 3 लोग थे यानी कि पैगंबर बख्श, घसीटा डोमेन और कल्लू खान, इनको बगावत के जुर्म में 13 जुलाई 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। हमारा अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर के सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जुलाई 1857। जी हां, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, उसमें भी कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने जो थे उन्होंने कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों की हत्या कर दी। मतलब विद्रोह की आग पटना से मुजफ्फरपुर तक भी फैल चुकी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जुलाई 1857। जी हां दोस्तों, जिस दिन मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ, जो भी जस्ट पहले का क्वेश्चन था कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में हुआ विद्रोह, ठीक उसी दिन यानी 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। मतलब दोनों जगह, मुजफ्फरपुर में और दानापुर छावनी में भी, वहां पर 3 रेजिमेंट के जो विद्रोह का दिन है वो 25 जुलाई 1857 का ही दिन था। हमारा अगला सवाल है, दानापुर के विद्रोही सैनिकों ने किससे मुलाकात की? तो इसका राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। जी हां दोस्तों, दानापुर के तीनों रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों ने शाहबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मुलाकात की और उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह करने का उन्होंने निश्चय किया। उन्हीं को अगुआ मान लिया कि आपके ही नेतृत्व में लोग समर्पित करते हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। जी हां, अलग अलग स्तरों पर विद्रोह तो हो ही रहे थे, चाहे वो वारिस अली का विद्रोह हो, चाहे पीर अली का विद्रोह हो या फिर देवघर जिले में विद्रोह हो, लेकिन अगर विद्रोह के नेतृत्व की जब बात आती है तो वीर कुंवर सिंह ने एक सुसज्जित ढंग से विद्रोह को आगे बढ़ाया। इसलिए विद्रोह के नेतृत्व का श्रेय वीर कुंवर सिंह को जाता है। 1857 की क्रांति की मशाल जब वीर कुंवर सिंह ने थामी थी तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उसमें हिलने लगी। वीर कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल से जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना को हराकर समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। दानापुर के सैनिकों के साथ आने पर कुंवर सिंह ने बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया, जिसमें उनके भाई अमर सिंह भी थे, ऋतनारायण सिंह भी थे, उनके भतीजे निशान सिंह और जयकृष्ण सिंह, ये सभी उसमें शामिल थे। हमारा अगला सवाल है, दानापुर के सैनिकों से मिलने पर वीर कुंवर सिंह ने किसका आग्रह ठुकराया? तो इसका राइट आंसर होगा कमिश्नर टेलर। जी हां, जो कमिश्नर टेलर उस समय पटना के कमिश्नर थे, तो दानापुर के सैनिक जब कुंवर सिंह से मिल गए तो कमिश्नर टेलर ने उनसे विद्रोह न करने की अपील की कि अब ये मतलब सैनिक लगातार आपके संपर्क में जा रहे हैं, विद्रोह होगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। तरह तरह से कई तरह से उनको मान मनौती की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने टेलर जो थे कमिश्नर, उनका आग्रह ठुकरा दिया कि विद्रोह तो अब
तय है और ये विद्रोह होगा ही। हमारा अगला सवाल है, कुंवर सिंह के साथ लगभग कितने सैनिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा 4000 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, अब कुंवर सिंह जो दानापुर के सैनिक उनके साथ मिल गए थे, तो अब कुंवर सिंह के साथ सैनिकों की संख्या लगभग 4000 हो चुकी थी। हालांकि विभिन्न रियासतों के सैनिक और विद्रोही नागरिक भी लगातार उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, तो यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन उस समय तत्काल जो उस समय की जो स्थिति थी, वहां पर 4000 सैनिक थे। शाहाबाद में भी कुंवर सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने हथियार उठा लिए थे, तो आम जनता भी धीरे धीरे जुड़ रही थी। या फिर उसी तरह से ग्वालियर की सेना भी 7 अगस्त को इनसे जाकर के मिल जाती है। तो बाहर की भी सेना, बिहार से बाहर की भी सेना इनके साथ साथ जुड़ती जा रही थी। लेकिन पटना में जब दानापुर के सैनिक उनसे मिल गए, तो उस समय इनकी जो सैनिकों की संख्या थी वो लगभग 4000 हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, कुंवर सिंह ने सबसे पहले कहां पर कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर होगा आरा। जी हां दोस्तों, कुंवर सिंह ने सबसे पहले अपने सैनिकों के साथ 27 जुलाई को आरा को जो है अंग्रेजों से मुक्त कराया और आरा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। आरा में उन्होंने अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने आरा पर कब नियंत्रण स्थापित किया? तो इसका आंसर मैंने भी जस्ट पहले ही बताया इसी में कि 27 जुलाई 1857। स्थिति को याद रखना है, 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह का आरा जिले पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया था। हमारा अगला सवाल है, आरा में हुए युद्ध में अंग्रेजों के किस कैप्टन की हत्या हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन डनबर्ग। जी हां, आरा में जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ कुंवर सिंह का और उनके सैनिकों के साथ अंग्रेजी सैनिकों का, तो कैप्टन डनबर्ग इसमें जो मेन लीड रोल में थे वहां पर अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन डनबर्ग मारे गए और साथ ही साथ उनके कई अंग्रेज सैनिक भी इसमें मारे गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण, तिरहुत, पटना और चंपारण जिले में सरकार ने कब सैनिक शासन लगा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जुलाई 1857। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि विद्रोह जो है बढ़ते जा रहा था, आरा पर उन्होंने पूर्ण नियंत्रण कर लिया 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने। इसीलिए विद्रोह को बढ़ते हुए देखकर 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार ने उस समय सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया कि भाई अब यहां पर सैनिक शासन रहेगा ताकि अब हम लोग विद्रोह को दबा सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरवल के किस क्रांतिकारी ने वीर कुंवर सिंह से मुलाकात करके गया, पलामू, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरवल के क्रांतिकारी वीर, इसका राइट आंसर होगा बाबू जीवधर सिंह। जी हां दोस्तों, अरवल के रहने वाले बाबू जीवधर सिंह भी सोन नदी पार करके जगदीशपुर पहुंच गए। वीर कुंवर सिंह ने उन्हें अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह कर चुके सैनिकों को इकट्ठा करने का काम दे दिया। उन्होंने इन विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर गया, पलामू, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो एक तरफ बाबू कुंवर सिंह तो लड़ ही रहे थे और इन्होंने जो काम दिया बाबू जीवधर सिंह को अरवल जिले में चलाने के लिए, वह बाबू जीवधर सिंह ने बहुत ही बखूबी वहां पर उन सैनिकों का नेतृत्व किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जीवधर सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पलामू के जंगलों में। जी हां दोस्तों, जब बाबू जीवधर सिंह का विद्रोह बढ़ने लगा तो अंग्रेज सरकार सख्त होने लगी कि भाई अब तो जगह जगह अलग अलग नेतृत्व आ रहा है, तो अंग्रेज सरकार सख्त होने लगी। उस वक्त वे अपने 900 साथियों के साथ पलामू के जंगलों में जाकर छिप गए और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगे, लेकिन वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1859 में उन्हें फांसी भी दे दी गई बाबू जीवधर सिंह को। हमारा अगला सवाल है, वीर कुंवर सिंह ने जहानाबाद के किस सिपह सालार के पास पत्र लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा जुल्फिकार अली खान। जी हां दोस्तों, जुल्फिकार अली खान का भी नाम बहुत चर्चित है 1857 की क्रांति और बिहार के योगदान में इसमें, कि जब वीर कुंवर सिंह यही सब जो घटनाक्रम चल रहा था, तो इन्हीं सब के बीच में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने सबसे खास सिपह सालार काजी जुल्फिकार अली खान को कैथी लिपि में खत भेजा, या जो खत भेजा गया था उसकी लिपि थी कैथी। जुल्फिकार अली खान को कैथी लिपि में उन्होंने खत भेजा और इस खत को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह ने लिखा था, इसमें उन्होंने लिखा था, जो वीर कुंवर सिंह ने जो उसको खत भेजा उसमें लिखा था, प्रिय जुल्फिकार, अब समय आ चुका है कि मेरठ की ओर कूच करो, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सारे काम पूरे कर लिए गए हैं, तुम होशियार भी हो और तुम्हें अपने काम में महारत भी हासिल है। हमारी फौज भी तैयार है और हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे और तुम वहां मेरठ से। अंग्रेजी फौज की तादाद कम है, तुम्हारे खत के जवाब का इंतजार रहेगा। तो वीर कुंवर सिंह ने इस प्रकार से जुल्फिकार अली खां को पत्र भेजा था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फिकार अली खान ने राजपूत रेजिमेंट का गठन कहां किया? तो इसका राइट आंसर होगा जहानाबाद जिले के नगवा गांव में। जी हां दोस्तों, खत मिलते ही जुल्फिकार अली खान ने अपने कमांडर जो कि कुंवर सिंह थे, अपने कमांडर का आदेश मानते हुए उन्हें स्वीकारोक्ति का जवाब भेजा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं, आप जहां भेजिए मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। और जहानाबाद जिले के नगवा गांव में उन्होंने राजपूत रेजिमेंट का गठन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फिकार अली खां कहां के युद्ध में शहीद हुए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आजमगढ़। जी हां दोस्तों, राजपूत रेजिमेंट का गठन करके इन्होंने मेरठ, गाजीपुर, बलिया इत्यादि जगहों पर छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को खूब छकाया और आखिर में आजमगढ़ में अंग्रेजी फौज के साथ हुए आमने सामने की जंग में जुल्फिकार अली खां अपने कई बहादुर साथियों के साथ शहीद हो गए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कुंवर सिंह ने आरा में कितने थाना बना दिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 थाना, पूर्वी और पश्चिमी। जी हां, आरा पर जब कब्जा कर लिया उन्होंने, तो आरा पर कब्जा करने के बाद कुंवर सिंह ने आरा में 2 थाना बनाए, पूर्वी थाना और पश्चिमी थाना, जिसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी शेख गुलाम के हाथ में मजिस्ट्रेट बनाकर दे दी गई। शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन को पूर्वी थाना का जमादार बना दिया गया और इस तरह से आरा की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर आयर ने आरा पर कब आक्रमण कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 अगस्त 1857 को। जी हां दोस्तों, आरा पर कुंवर सिंह का कब्जा लंबे समय तक नहीं रह सका। मेजर आयर एक बड़ी फौज लेकर 3 अगस्त 1857 को आरा पर चढ़ आया। जंग में कुंवर सिंह और उनकी छोटी सी फौज हार गई। आरा के किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। हमारा अगला सवाल है, गया में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा जोधर सिंह और हैदर अली खान। जी हां दोस्तों, गया में विद्रोही सैनिकों को जोधर सिंह और हैदर अली खान के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीणों और भोजपुरी विद्रोहियों द्वारा मजबूत किया गया। हजारीबाग में भी संथालों और स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। हमारा अगला सवाल है, अब सिंहभूम में विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया? फ्रेंड्स आप एक बड़े कलेक्शन देख रहे हैं, ये जो कलेक्शंस जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत ही काफी खोजबीन के साथ ये लाया गया है और इसमें आपके लिए जो सवाल लाए गए हैं बहुत ही चुनिंदा सवाल लाए गए हैं फ्रेंड्स। तो इस अगला सवाल जो हमारा है कि सिंहभूम में विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया, इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह। जी हाँ दोस्तों, सिंहभूम में अर्जुन सिंह ने कोल तथा जिले के अन्य जनजाति, कोल जनजाति थी और वहां जो अन्य जनजातियां थी उनके साथ मिलकर विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। हमारा अगला सवाल, संबलपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र शाही और उद्वंत शाही। जी हाँ दोस्तों, संबलपुर में विद्रोही सिपाही जो थे उनका नेतृत्व सुरेंद्र शाही, उद्वंत शाही और अन्य नागरिक नेता भी थे कुछ, जो वहां पर चुनिंदा ऐसे जो लोग जो समाज में एक अच्छी अपने रखते थे, क्रांति की भावना जिनमें थी, वो लोग भी साथ थे। लेकिन कई नाम तो इतिहास में आते हैं और कई नाम ऐसे ही गुमनामी में दबे रह जाते हैं। तो मूल रूप से यहाँ सुरेंद्र शाही और उद्वंत शाही का नाम आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण और सारण में विद्रोह की आग कहाँ के विद्रोह के बाद फैली? तो इसका राइट आंसर होगा सुगौली के घुड़सवार सेना के विद्रोह के बाद। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल सीमा जो है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर सुगौली में 12वीं अनियमित घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया और यही के बाद इसके बाद अंततः चंपारण और सारण में भी विद्रोह शुरू हो गया। तो हमारा अगला सवाल है, छोटा नागपुर में विद्रोह की आग किसके नेतृत्व में फैली? इसका राइट आंसर होगा शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर में शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की वजह से विद्रोह की आग भड़की। ये लोग लगातार बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थे। रांची, चाईबासा और संथाल परगना के जिलों से अंग्रेजों को भगाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 जनवरी 1858। जी हाँ दोस्तों, 6 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को घेर कर गिरफ्तार कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 जनवरी 1858।
जी हाँ, 6 जनवरी 1858 को तो हम लोगों ने बात की ही कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 7 जनवरी 1858 को उसी जगह चुट्टू घाटी पर फौजी अदालत लगाई गई और फौजी अदालत लगा करके शेख भिखारी और उनके साथी जो थे टिकैत उमराव सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको फांसी का फैसला सुनाया गया और इसी के आधार पर 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पहाड़ी के बरगद के पेड़ से लटका करके इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब हमारा अगला सवाल, कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों से कब युद्ध किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 26 मार्च 1858। जी हाँ दोस्तों, आरा पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के कारण कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर के उनके साथ मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिगेडियर के तोप के गोले से कुंवर सिंह का दाहिना हाथ विकृत हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिगेडियर डगलस। जी हाँ दोस्तों, शिवपुर घाट पर, शिवपुर जो घाट है वहां पर गंगा नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप का गोला लग गया इनके हाथ में और इससे इनका दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। और हम सब जानते हैं उसके आगे क्या हुआ था कि उन्होंने अपना खुद दाहिना हाथ काट करके गंगा को समर्पित कर दिया था। 80 वर्ष की उम्र में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह वो वीर बड़ा मर्दाना था। तो कुंवर सिंह की वीरता की गाथा ऐसे ही नहीं गाई जाती है। 80 वर्ष का इंसान और इतने जोश में हो सकता है कि हाथ में अगर गोला लग जाए, गोली लग जाए तो उसे काट करके बहा दे और फिर भी युद्ध लड़ने को तत्पर हो। ऐसे वीर भारत में और खास करके बिहार में ही पैदा होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, गोली लगने के बाद भी कैप्टन ले ग्रैंट की सेना को कुंवर सिंह ने कब पराजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल 1858 ईस्वी। जी हां दोस्तों, गोली लगने के बाद भी जब कुंवर सिंह गंगा के पार पहुंचे तो 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ले ग्रैंट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का कुंवर सिंह ने डट कर मुकाबला किया और उसे पराजित भी किया। लेकिन ले ग्रैंट की उसमें हत्या भी हुई थी। लेकिन छत विछत होने के कारण, चूंकि काफी सारा खून इनके शरीर से बह चुका था, एक तो हाथ में गोला लगने के कारण, दूसरा उसको काट के बहाने के कारण शरीर लड़ते लड़ते जीर्ण शीर्ण हो चुका था। छत विछत होने के कारण कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और 26 अप्रैल 1858 को ये भारत माता के वीर सपूत दिवंगत हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद संघर्ष के क्रम को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर होगा उनके भाई अमर सिंह ने। जी हां दोस्तों, कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद संघर्ष के क्रम को उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया और शाहाबाद जिले में उनका नियंत्रण बना रहा। मतलब अंग्रेजों के सामने उन्होंने भी घुटने नहीं टेके और शाहाबाद जिले को तो उन्होंने नहीं छोड़ा, उस पर अपना कब्जा बनाए ही रखा अमर सिंह ने भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण असर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में कंपनी शासन का अंत। जी हाँ, कंपनी शासन जो शुरू हो गया था भारत में 1857 की क्रांति से कंपनी सरकार की जड़ें हिल गई और अंत में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत में कंपनी के शासन का अंत करके भारत के शासन का भार स्वयं अपनी सरकार के अधीन कर लिया। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। ये तो दोस्तों ऐसे नाम थे जो इतिहास को मिले, लेकिन कई ऐसे नाम इतिहास को ढूंढे नहीं मिलते जो देश की आन बान के लिए मर मिटे। तभी तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी कहा कि न दबाया जेरे जमी उन्हें, न दिया किसी ने कफन उन्हें, न दबाया जेरे जमी उन्हें, न दिया किसी ने कफन उन्हें, न हुआ नसीब वतन उन्हें, न कहीं निशाने मजार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और 1857 की क्रांति से रिलेटेड, बिहार के योगदान से रिलेटेड जो प्रश्न आपके सामने लाए गए, अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि यह जो कंसेप्ट है बिहार के योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रिसर्च के साथ, अगले कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय।